दोस्तों आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि आज हमारी धरती पर 8.7 मिलियन से भी ज्यादा स्पीसीज मौजूद है। पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि आज से पहले हमारी धरती पर तकरीबन 100 मिलियन से भी ज्यादा स्पीसीज रह चुके हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर स्पीसीज के खत्म होने के पीछे वो खुद ही जिम्मेदार थे, क्योंकि साइंटिस्टों की माने तो ये सारी स्पीसीज अपनी बढ़ती तादाद से हमारी इकोलॉजी के सिस्टम पर बहुत बाधाएं दे रहा था और हमारी इकोलॉजी को ना चाहते हुए भी प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए इनको खत्म करना पड़ा। और ये चीज हमारी धरती पर पिछले 800 मिलियन साल से जब पृथ्वी पर पहली स्पीसीज जन्म लिया था तब से चली आ रही है। और दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इकोलॉजी किस तरह से हमारी धरती को स्टेबल रखती है। चलिए बात की शुरुआत करते हैं 36 लाख किलोमीटर में फैले हुए अफ्रीका के जंगलों से। इस विशाल जंगल में सभी अन्य जानवरों की तरह शेर भी अपने परिवार के साथ 2.5 से 3 किलोमीटर की एरिया में रहता है और इस एरिया में रह रहे दूसरे शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है। पर समझने वाली बात यह है कि यूनिवर्स में एनर्जी स्टैटिक है और ये चीज हमारी धरती में भी लागू होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फूड चेन, क्योंकि जब पेड़ पौधे को शाकाहारी जीव खाते हैं तब उनके अंदर की एनर्जी इनमें चली जाती है, और जब इनको शेर और बाकी मांसाहारी जीव खाते हैं तो उनके अंदर की 10% एनर्जी इनमें ट्रांसफर हो जाती है। और प्रकृति के नियमों के हिसाब से जब इनकी मृत्यु होती है तब प्रकृति के सफाई करने वाले वल्चर जैसे जीव उनका सफाया करते हैं और इसी दौरान उनके अंदर भी 10% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। और जब ये पक्षी मरते हैं तो उनके अंदर से बैक्टीरिया अलग होकर जमीन में चले जाते हैं और धरती को फर्टाइल बनाते हुए खाद का काम करती है। और कुदरत का ये चक्र हमेशा चलता ही रहता है और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। और दोस्तों इससे ये पता चलता है कि हम सभी जीव एक दूसरे के साथ सिर्फ जुड़े ही नहीं बल्कि डिपेंडेंट भी होते हैं। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई प्रजाति कुदरत के नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जब सब कुछ स्टेबल रहता है तब तो लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन अगर कोई जीव प्रकृति के नियमों को तोड़कर अपनी हद से ज्यादा तादाद बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के जीवों को झेलना पड़ता है। क्योंकि जब शेर जैसे मांसाहारी जीव अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं तब हिरन जैसे शाकाहारी जीव की संख्या घटने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है जब इनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और वो भूख के कारण मरने लगते हैं। और जब हिरन जैसे शाकाहारी जीव की तादाद बढ़ती है तब प्रकृति खुद ही ऐसे जीवों का सफाया करके इकोलॉजी को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। दोस्तों इकोलॉजी के नियमों के अनुसार किसी भी प्रजाति की संख्या कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी या फिर किस हद तक स्टेबल रहेगी वो उसका जन्म, मृत्यु और जीवन काल के समय पर निर्भर करती है। और अगर सच बताऊं तो इस धरती में जीवन सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। यानी कि हर जीव की तादाद उसकी उम्र पर निर्भर करती है। जैसे कि इस धरती पर कुल वायरस की संख्या की बात करें तो तकरीबन 1 नॉनिलियन, यानी कि अगर हम एक के पीछे 31 जीरो लगाए तो वो नंबर जितना बड़ा होगा उससे भी ज्यादा नंबर्स में इस धरती पर वायरस मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इन वायरस को साइड बाय साइड करके एक लाइन बनाए तो वो लाइन 200 करोड़ लाइट ईयर दूर तक जाएगी। और मैं आपको बता दूं धरती में ये सभी वायरस एक साथ एक वक्त में मौजूद रह सकता है और इकोलॉजी के नियमों के हिसाब से ना ये इनसे ज्यादा बढ़ना चाहिए और ना ही इनसे ज्यादा घटना चाहिए। अब वायरस की इतनी संख्या को इकोलॉजी इसलिए भी सपोर्ट करती है क्योंकि वायरस स्पेसिफिकली ना तो जिंदा जीव होते हैं और ना ही मरे हुए। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो नदी और तालाब में बेहद ही छोटे जीव पेरमीसियम मौजूद होते हैं जो अपनी तादाद दुगनी तेजी से बढ़ाते हैं। इन जीवों का साइज इतना छोटा होता है कि इनको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, लेकिन ये जीव हर 22 घंटे में अपने आप को 2 भाग कर लेते हैं, यानी 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8। और इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस में इनकी तादाद बढ़ती रहती है। और दोस्तों ये बाइनरी और डबलिंग होने का आंकड़ा इतना खतरनाक है जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये माइक्रोस्कोपिक जीव 1 जनवरी से लेकर 7 मार्च तक ये डबल होता गया तो ये जीव सिर्फ 3 महीने और 7 दिनों में ही इतनी हो जाएगी कि ये धरती में 4 स्क्वायर किलोमीटर की जगह को रोक लेगा। और दोस्तों आप मानो या ना मानो लेकिन अगर ऐसा 35 दिन और चला तो इसकी तादाद इतनी हो जाएगी कि इसको फिट बैठने के लिए पूरी धरती भी कम पड़ जाएगी। यानी अगर हम इसे धरती की शेप में धरती की बगल में खड़ा कर दे तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन हमारे इकोलॉजी के नियम इतने मजबूत है कि प्रकृति में ऐसा होने से पहले ही डिडिनियम नाम के एक और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका सफाया करके ऐसी नौबत नहीं आने देता। और ऐसे ही अटलांटिक ओशन में ईल नाम की मछली करोड़ों की तादाद में रहती है जो अगर बाकी मछली जैसे रिप्रोडक्शन करे तो उनकी संख्या कुछ ही सालों में हम इंसानों से भी हजारों गुना बढ़ जाएगी। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि प्रकृति इनकी संख्या को भी ज्यादा बढ़ने नहीं देती, क्योंकि जैसे ही अंडे देती है तो वैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है।
और इन सब एग्जाम्पल को सुनकर आपके मन में भी ये ख्याल आना लाजमी है कि क्या ये नियम हम इंसानों में भी एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बता दूं, ये हम इंसानों पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि जानवरों पर हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस नियम को बहुत हद तक तोड़ने की कोशिश करी है। साथ ही हमने सिर्फ अपनी पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब हम इंसान नहीं जानते कि प्रकृति इसका हिसाब किस तरह लेगी। पर आज की हालात को देखकर इतना तो पता चल ही गया है कि ऐसा कुछ बहुत जल्दी ही होने वाला है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक तरह का इकोलॉजी द्वारा लिया गया एक बदला ही है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।